to discuss about the Bohr model of hydrogen atom. So before discussing about the Bohr model of hydrogen atom, we initially try to discuss the drawbacks of Rutherford model of an atom. वो reason क्या रहे जिसकी वजह से Rutherford model of an atom को रिजेक्ट करना पड़ा. तो उसका जो पहला रीज़न, सोल रीज़न ये है कि इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. सो इट्स द फर्स्ट पार्ट. सो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की चर्चा करते हैं कि देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में हमने ये पढ़ा कि जो रदरफोर्ड ने एक प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम दिया कि जो सन है जिस तरीके से सन सेंटर में होता है और प्लैनेट उसके किनारे चक्कर लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है सन की तरह सेंटर में होता है और प्लैनेट की तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके किनारे चक्कर लगाते हैं. पर सवाल इस बात का है कि अब ये दोनों सिस्टम एक जैसे कैसे हो सकते हैं. आपके मन में खुद सवाल आएगा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जो सन और प्लैनेट का सिस्टम है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एग्जिस्ट करता है. It is all because of the existence of the interactive force between the planet and sun, that is the gravitational force. But the existence of this nucleus and the electron atomic system, it is all because of the electrostatic force between the nucleus and electron. So as the reason that both of these models are nowhere same. तो इसका comparison नहीं हो सकता because of the different kind of forces comes into play between the nucleus and the sun planet system. तो एक सॉल्व रीज़न हमारे पास ये हो गया कि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते. दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हम यदि जो रदरफोर्ड बोहर मॉडल की हम परिकल्पना को देखें, ध्यान में रखें, तो वो एक जो इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के किनारे लगातार चक्कर लगाता रहता है. और आप यहाँ देखें फिगर नंबर 1 में, हम इसको फिगर नंबर 1 मार्क करते हैं. फिगर नंबर 1 में आप देखें कि यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के किनारे चक्कर लगाता है सर्कुलर ट्रैक में, और उसकी जो वेलोसिटी होगी किसी पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी. ओके. अब उसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी. इस पॉइंट पर ऐसे होगी, इस पॉइंट पर ऐसे होगी, इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से होगी. यू नो अबाउट इट दैट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज द टेंजेंट टू द सर्कल, राइट. अब यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज हो रही है, दिस मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग बट एवर इट मे हैव द कांस्टेंट स्पीड, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज मे बी कांस्टेंट, एंड वी कैन से लाइक दिस आल्सो, but its direction is continuously changing, and if its direction is changing, so it will have acceleration, and this acceleration is centripetal in nature, means it is equal to v square upon r. So this centripetal acceleration, but it will cause on this electron. सो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या एक असर डालेगा? ये ऐसा करेगा कि जो एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, हमने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की थ्योरी में पढ़ा है कि कोई भी एक्सेलेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अमिट करता है. इट अमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. और यदि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लगातार अमिट कर रहा है, तो हम ये जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है E इज इक्वल टू एच न्यू होती है. और यदि वो लगातार अपनी रेडिएशंस अमिट कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और एनर्जी लगातार घटती चली जा रही है. यदि उसकी एनर्जी लगातार घटती चली जा रही है तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो धीरे धीरे करके एक स्पेरियल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस के बीच में चला जाएगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट रदरफोर्ड हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड इट. सो यदि हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो रदरफोर्ड ने इस कॉन्सेप्ट को छुआ नहीं, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एक्सेलेट होगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और यदि एनर्जी लूज करेगा तो एक स्टेज पर जाके वो न्यूक्लियस के बीच में जाकर टिक जाएगा. बट रदरफोर्ड हैज़ गिवन नो एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दिस फैक्ट. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम emitted by the atom. ये जो स्पेक्ट्रम है हमने अभी तक पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा. सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने क्या पढ़ा था? हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पढ़ा था कि यदि हम एक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल हम चूज करते हैं, हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसमें ना लाइंस होती हैं अलग अलग कलर्स की. वी हैव सीन द लाइंस एट ए पर्टिकुलर point, but
this spectrum is not found to be continuous. Okay, so जैसे we have seen the lines like this. So इसमें these lines are just only for the sake of example. uh, G by, okay, these lines are of this kind. So I think I don't have all the colors available, and you can take it like the example. So जो जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टीन्यूस नहीं, यहाँ स्पेक्ट्रम जो है एमिशन स्पेक्ट्रम इज नॉट कॉन्टीन्यूस। हमने यहाँ देखा कि यदि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके वो न्यूक्लियस में आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लगातार डिक्रीज होगी। और इस फार्मूले को आप ऐसे ले सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेक्ट्रम है वो तो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, बट वी हैवंट सीन दिस स्पेक्ट्रम एज ए कॉन्टीन्यूस वन। हमने ये नहीं देखा है कि जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, वो तो डिस्क्रीट है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होती। सो दिस इज द सेकेंड रीज़न। हम कुछ टेक्स्ट जो है उसको आपके साथ पढ़ देते हैं। फर्दर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अमिटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अमिट करेगा वो उतनी ही होंगी जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगी। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी जो रेडिएशंस एमिट होंगी। पर आप स्पीरियल पाथ में क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि लगातार जो है वो उसका जो सर्कुलर पाथ है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। और यदि ये सर्कुलर पाथ लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि सब तरह की फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होंगी। परंतु आप इस स्पेक्ट्रम में देखिए, इस स्पेक्ट्रम में हर तरह की जो वेवलेंथ है वो अवेलेबल नहीं है। फ्रीक्वेंसी का सीधा रिलेशन वेवलेंथ से है। इसमें सब तरह की वेवलेंथ अवेलेबल नहीं है। इसमें जैसे रेड कलर की वेवलेंथ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट का मतलब कोई भी वेवलेंथ अवेलेबल नहीं है। So as the electrons spiral inwards, their angular velocity and hence their frequency changes continuously. लगातार जो है वो फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी। पर लगातार फ्रीक्वेंसी का यहाँ हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, ये कंट्रोवर्सी है। And so will the frequency of the light is emitted, and thus they would emit the continuous spectrum. तो यहाँ से आपने समझना है कि according to Rutherford model, स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। पर यदि हमने अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रल सीरीज में हमने ये देखा कि स्पेक्ट्रम जो कॉन्टिन्यूस नहीं है। एमिशन स्पेक्ट्रा इसका साफ साफ आंसर देता है कि स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नहीं होता। सो दिस इज द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द लाइन स्पेक्ट्रा एक्चुअली ऑब्जर्व, जो हमने देखा है क्लियरली। रदरफोर्ड मॉडल टेल्स ओनली द पार्ट ऑफ द स्टोरी इम्प्लाइंग दैट द क्लासिकल आइडिया आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो क्लासिकल अप्रोच से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। And now these drawbacks of the Rutherford model will be the foundation stone for the Bohr's model, right? Thank you very much. One problem uh, based upon this classical electromagnetic theory of the hydrogen atom. So the question is, according to classical electromagnetic theory, the calculate the initial frequency of light. हमें initial frequency निकालनी है light की emitted by electron, जो इलेक्ट्रॉन emit करेगा। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो प्रोटॉन के किनारे घूमता है। सो हम सबसे पहले आपके साथ एक डायग्राम शेयर करते हैं। ये देखिए, ये रहा डायग्राम और ये रहा वो प्रोटॉन और इसके किनारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस इज द प्रोटॉन and this is the electron revolving around it. So okay, so now we have to find the expression for the frequency. तो हम सबसे पहले थोड़ी सी एक बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हमने पढ़ा है +1 में कि जो वेलोसिटी होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो सर्कुलर ट्रैक में जो टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? दिस इज 2 पाई टाइम रेडियस अपॉन टाइम, राइट? So we can write it like that, 2 pi r into 1 by t. So this 1 by t is frequency. So velocity is equal to 2 pi r time frequency.
So this frequency is asked from you to evaluate. We have to evaluate this frequency. So this is equal to velocity upon 2 pi टाइम रेडियस. ओके, सो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि जो रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू दिस रेडियस इज 5.3 क्रॉस दिस रेडियस इज 5.3 क्रॉस 10⁻⁻11 मीटर होती है. और हमने ये देखा है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से घूमता है. दिस वेलोसिटी इज 2.2 क्रॉस 10⁻6 मीटर. एक सेकंड में इतने दूर चला जाता है. तो इन वैल्यूज़ को हम यदि यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो बहुत हम आसानी से फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जो है उसको निकाल सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस in the expression over here. So this is the velocity is now, this velocity is, this is 2, okay, this velocity is sorry, this frequency is now the velocity, the value of the velocity is 2.2 cross 10 to the power 6 upon 2 3.14 cross the radius in the first orbit is 5.3 cross 10 to the power minus 11 meter. This is what we have to calculate this numerical part. दो के साथ दो ऐसे कटेंगे, 1.1 रह जाएगा. And this is 1.1 over 3.14 cross 5.3 into 10 to the power 6 plus 11, right? So if we will solve this part, we will have 1.1 upon 16.64 cross 10 to the power 17, and if we'll divide it, we will have 0.06610 cross 10 to the power 17, and we can displace this decimal point to the right side. So this will be 6.6 cross 10 to the power 17 hertz. Oh, sorry, 15 hertz. This is 10 to the power 15 hertz. So we all came to know, हमारे पास 3 डाटा पॉइंट्स आ गए. यहाँ से हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है, सबसे पहले हमने निकाला था कि उसकी जो रेडियस होती है वो होगी 5.3 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2.2 क्रॉस 10 टू द पावर 6 मीटर एक सेकेंड में, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 6.6 क्रॉस 10 to the power 15 hertz. So these are the 3 initial data points. Those are very important for us to solve the numerical problems as well. Thank you.